क्रिमिनल ट्रेसपास, तो मीनिंग क्या होता है, अगर कोई पर्सन अनलॉफुली एंटर करता है प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन पे, तो वहाँ पे बिना प्रायर परमिशन के साथ इधर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, तो वहाँ पे कमिट करता है वो क्रिमिनल ट्रेसपास। इंडिया में ये एक सिविल रॉन्ग है फॉर कॉजिंग डैमेज। अब इसमें क्या मिलता है, डैमेजेस मिल जाते हैं, कंपनसेशन मिल जाता है। बट आईपीसी में क्रिमिनल ट्रेसपास इज कंसीडर्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, जो कि पनिशेबल है 441 ऑफ सेक्शन आईपीसी में। ठीक है, अब सेक्शन 441 यही बताता है क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है। तो अनलॉफुल एंट्री एक पर्सन ने अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में कर दी है, ठीक है, तो वहाँ पे उसका इंटेंशन भी यही है कि वो कमिट करेगा कोई ऑफेंस, ठीक है, और टू इमीडिएट दैट पर्सन और टू अनॉय दैट पर्सन और टू इंसल्ट दैट पर्सन इन whose possession the property is। तो अब यहाँ पे an entry taken by such a person was legal but he unlawfully remains there with an intention to insult, annoy, intimidate that person and set to commit criminal trespass। तो यहाँ पे क्या होगा, सेक्शन 441 यही बताता है कि हमने पढ़ा ऊपर कि है ना सिविल रॉन्ग हुआ करता है, लेकिन जो आईपीसी के अंदर क्रिमिनल ट्रेसपास बता रखा है वो क्राइम है, ऑफेंस है, 441 में बता रखा है। तो यहाँ पे 441 में बता रखा है कि अनलॉफुल एंट्री करिए आपने किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे। अब आपका इंटेंशन क्या है कि या तो आप कोई ऑफेंस कमिट करोगे या उसको डराओगे, इंटिमिडेट करोगे दैट पर्सन, या एनॉय या इंसल्ट करोगे, ठीक है, जिस भी पर्सन की प्रॉपर्टी वो पोजेशन में है। अब यहाँ पे जो आपने एंट्री ली थी वो तो लीगल थी, लेकिन आप अनलॉफुली मीन्स से उस वहाँ पे रिमेन मतलब स्टे करते हो, और वहाँ पे आपका इंटेंशन भी अनलॉफुल है, जो इंसल्ट, एनॉय, इंटिमिडेट या फिर किसी को वो करने का है, कोई ऑफेंस कमिट करने का है। तो यहाँ पे उसको माना जाएगा कि आपने क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट किया है। एसेंशियल्स क्या क्या है इसके, एसेंशियल्स फर्स्टली ये है कि अनऑथराइज्ड एंट्री ली है आपने किसी दूसरे की पर्सन की लैंड पे। सेकेंडली आपने जो एंट्री ली है वो अनऑथराइज्ड है, और मतलब आपने जो आपने एंट्री ली है वो तो शायद ऑथराइज्ड है, लेकिन अनलॉफुली आप वहाँ पे रिमेन करते हो इन द प्रीमाइसेस। एंड थर्डली आपका इंटेंशन जो है वो अनलॉफुल है, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीज़ें हमने जो पढ़ी, सबसे पहला अनऑथराइज्ड एंट्री ली, अब ऑथराइज्ड एंट्री ली है तो वहाँ पे आप अनऑथराइजली रिमेन कर रहे हो प्रीमाइसेस में, और थर्डली अगर जो अनलॉफुल आपका इंटेंशन है वो लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल है। अब थर्डली केस है यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड वर्सेस ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉयज़। अब इस केस में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि डिफरेंस है बिटवीन नॉलेज एंड इंटेंशन। इन दिस केस एम्प्लॉयज़ ऑफ दिस बैंक वेंट ऑन अ पेन डाउन स्ट्राइक पे चले गए थे, जो केस में एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, बैंक के। और वहाँ पे मैनेजमेंट ने हेयर मैनेजमेंट कंटेंशन वाज इफ एम्प्लॉयज़ वांट टू डू देयर जॉब दे आर अलाउड टू एंटर इनटू द प्रीमाइसेस, अदरवाइज दे वुड बी कंसीडर्ड ट्रेसपासर्स। अगर उनको काम करना है तो वो अंदर आ सकते हैं जॉब में, ठीक है, अदरवाइज वो ट्रेसपासर्स माने जाएंगे अगर पेन डाउन स्ट्राइक ही कंटिन्यू करनी है तो यहाँ पे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो सोल इंटेंशन ऑफ द वर्कर्स था वो टू फुलफिल देयर डिमांड्स, ठीक है, उनका इंटेंशन जो वर्कर्स का था स्ट्राइक पे बैठने का वो सिर्फ उनकी डिमांड्स पूरी हो जाए ऐसा था। ऑल्दो द स्ट्राइकर्स हैड द नॉलेज कि अगर जो एक्शंस वो कर रहे हैं, ठीक है, वो अनॉय कर देंगे ऑफिशियल्स को, तो लेकिन उनका जो इंटेंशन था वो, उनको नॉलेज तो थी कि वो अनॉय कर देंगे ऑफिशियल्स को, लेकिन उनका इंटेंशन जो था वो अनॉय करना नहीं था बैंक सिक्योर सीनियर अथॉरिटीज़ को, ठीक है, उनका इंटेंशन तो था उनकी डिमांड्स पूरी हो जाए, फुलफिल देयर डिमांड्स। तो यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया स्ट्राइकर्स डिड नॉट कमिट द क्रिमिनल ट्रेसपास, ठीक है। Now section 442 of IPC deals with house trespassers. So any person who commits criminal trespass while entering or remaining into a building or a vessel or a tent, ठीक है, and that place is used for a human dwelling or a building as a place of worship or any place used as a custody of a property is to commit criminal house trespass। अब यहाँ पे सेक्शन 442 बताता है कि क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास क्या होता है। तो क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास क्या होता है कि आपने एंटर किया या रिमेन कर रहे हो आप किसी बिल्डिंग में या वेसल में या टेंट में या कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पे ह्यूमन ड्वेलिंग होती है, कोई बिल्डिंग या प्लेस ऑफ वर्शिप या कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पे है ना जिसको यूज़ किया जाता है कस्टडी ऑफ अ प्रॉपर्टी के लिए। तो वहाँ पे अगर आपने एंटर करते हो और रिमेन करते हो वहाँ पे बिना परमिशन के, तो उससे क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास माना जाएगा। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, सबसे पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट 4 है, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो 3 वो क्रिमिनल ट्रेसपास के हैं और उसके अलावा एक हाउस ट्रेसपास का अलग है। तो पहले 3 क्या है कि आपने अनऑथराइज्ड एंट्री ले ली, सेकेंडली आपका ऑथराइज्ड एंट्री भी थी तो आपने अनलॉफुली रिमेन कर रहे हो आप वहाँ पे, थर्डली अनलॉफुल इंटेंशन है आपका, और फोर्थली एंड लास्टली जो पर्सनस एंटर कर रहे हैं ना दैट शुड, जहाँ पे भी आप एंटर कर रहे हो ना वो ह्यूमन ड्वेलिंग है, ठीक है, प्लेस ऑफ वर्शिप या कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए कोई प्लेस है, ठीक है। अब इसमें एक केस था मक्खन वर्सेस एम्परर। इसमें क्या आता है, इन दिस केस कोर्ट है हेल्ड दैट टू कमिट अ क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ क्रिमिनल, मतलब जो हाउस ट्रेसपास है ना वो क्रिमिनल फॉर्म ऑफ एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास है, ठीक है। इन कमिटिंग क्रिमिनल ट्रेसपास देयर इज एन इंटेंशन टू अनॉय एंड इंसल्ट द
होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी। वेयर इज कमिटिंग, अगर आपने हाउस ट्रेसपास कमिट किया है तो वहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट क्या है कि आपने प्रॉपर्टी विथ मतलब आपने क्या किया है, वेयर इज द प्रॉपर्टी इज अ बिल्डिंग विथ प्रॉपर वॉल्स एंड रूफ्स, मेयर कंपाउंड वॉल कैन नॉट बी सेट टू अ ड्वेलिंग हाउस। तो अब यहाँ पे यही बोला गया कि सबसे पहले इस केस में ये हेल्ड किया गया कि हाउस जो ट्रेसपास है वो एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास है, और कमिटिंग क्रिमिनल ट्रेसपास देयर इज एन, जब आप क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करते हो ना तो वहाँ पे आपका इंटेंशन होता है कि आप एनॉय करोगे, इंसल्ट करोगे होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी को। वेयर जहाँ पे आप क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास करते हो ना, कमिट करते हो, तो वहाँ पे आपका मेन इंग्रेडिएंट होता है कि प्रॉपर्टी इज़ अ बिल्डिंग, वहाँ पे बिल्डिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, क्रिमिनल ट्रेसपास में तो आपका इंटेंशन देखा जाएगा कि इंसल्ट और एनॉय करने का, लेकिन यहाँ पे आपका मेन क्या चीज़ है कि आप एंटर कर रहे हो, वो बिल्डिंग होनी चाहिए, ड्वेलिंग प्लेस होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको है ना, सॉरी, बिल्डिंग होनी चाहिए विथ प्रॉपर वॉल्स एंड रूफ, प्रॉपर वॉल्स एंड रूफ एंड मेयर कंपाउंड वॉल, और यहाँ पे सिर्फ कंपाउंड वॉल थी मक्खन वर्सेस एम्पायर वाले, तो उसको ड्वेलिंग हाउस नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट इज 447 ऑफ आईपीसी जो कि डील करता है विद पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास। तो वहाँ पे पनिशमेंट हो सकती है 3 मंथ्स ईदर डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट विद विच में एक्सटेंड अप टू 3 मंथ्स, और फाइन और बोथ। 448 डील करता है पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास, तो ये थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे ईदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड अप टू 1 ईयर, फाइन और बोथ। अब एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास क्या क्या हो सकते हैं, तो 443, 445 एंड 460 बताता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास, 445, 453 एंड 455 बताता है हाउस ब्रेकिंग क्या होती है, 446 एंड 456 बताता है टू 456 से 460 बताता है हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, एंड 449 बताता है हाउस ट्रेसपास विद इंटेंट टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। 450 बताता है डील्स विद हाउस ट्रेसपास विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और लाइफ, एंड 451 बताता है हाउस ट्रेसपास विद इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल फॉर विद इम्प्रिजनमेंट। अब कंक्लूजन यही है, थियोरेटिकली हमने देखा कि प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, एक्सटेंशन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। अब वो सर्व करती है सेटिस्फाइंग द सेल्फ of the individual in society. अब recognition of right to property as a legal right is the Constitution of India itself speaks the validity of a property in one's sustenance in life, ठीक है। सस्टेन करने के लिए लाइफ को प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है। इंडियन पीनल कोड में प्रोटेक्ट कर रखा है उस प्रॉपर्टी के होल्डर को, ठीक है, और राइट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, एंड एक डेटरेंस कर रखा है कि कोई भी ईवल अगर होता है, ठीक है, उन राइट्स को इन्फ्रिंज करने के लिए, तो वहाँ पे ये पनिशमेंट और फाइन्स इम्पोज किए जा सकते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस पे, ठीक है। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड फ्रूटफुल कि हम इसको उस पर थोड़ा जानने करें, ठीक है। ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी इट इज़ फाउंड कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी है ना, ये आइडेंटिफाई किया था सेल्फ ऑफ एन इंडिविजुअल इन सोसाइटी, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेल्फ इंडिविजुअल इन सोसाइटी।